मेरी बेटी अभी सिर्फ 14 साल की थी और उसको शादी का बहुत ज़्यादा शौक था। स्कूल से घर आते ही कहती, अम्मा मेरी जल्दी शादी कर दो, अब मुझसे नहीं रहा जाता, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। एक रात मैंने उसके कमरे में एक कैमरा लगा दिया। जो मंजर मैंने देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बेटी ने वो हरकत की जिसका मुझे कभी गुमान भी ना था। मेरा नाम यास्मीन है, मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी जहाँ शादी हुई थी मेरे ससुराल वाले भी ज़्यादा खाते पीते घराने से नहीं थे, और शादी के एक ही साल बाद अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी से नवाजा। मेरे शौहर और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन किस्मत का कुछ और ही लिखा था। हम गरीब लोग थे, उस गुर्बत में बस रोटी पूरी होती थी, लेकिन हमने उसे अपने ख्वाब छीनने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए हम दोनों मियाँ बीवी ने इंतहाई गरीब होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया, और जहाँ तक हमसे मुमकिन था हम बेटी की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों को ये शौक़ था हमारी बेटी भी डॉक्टर बने, इसी तरह हमारी बेटी को यही दिली ख्वाहिश थी, और वो बचपन से ही दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी, बहुत लगन से पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा 2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में हम मियाँ बीवी रहते थे और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती थी। अक्सर बेटी के कमरे की लाइट सारी सारी रात जलती रहती थी, और हमें यही लगता था कि उसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल है कि उसे रात भर जागना पड़ता है। और अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें उस पर बहुत फ़ख्र भी होता था। एक तो हम बहुत गरीब थे, दूसरा हमने अमीरों वाला ख्वाब देखा था, बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, और इसी ख्वाब के लिए हम दिन रात मेहनत मजदूरी भी करते थे। हमने अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए उसे कॉलेज आने जाने की इजाज़त भी दे रखी थी। इसी वजह से लोगों की बातें भी हमें सुननी पड़ती। सबसे पहले मेरे ससुर और फिर मेरी जेठानी ने बातें करना शुरू कर दी, लेकिन मुझे और मेरे शौहर को किसी बातों की परवाह नहीं थी। हमने सोचा जब दूसरे लोग हमसे पूछकर अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद के फैसले नहीं करते तो हमें भी लोगों की बातों में आकर अपना फ़ैसला बदलने की क्या ज़रूरत है। हम ये बातें सुनकर अपने ज़हीन मेहनती और काबिल बेटी को घर की 4 दीवारी में कैद नहीं कर सकते थे। आखिर लोग बातें कब तक करते, एक दिन वो खुद ही खामोश हो जाते। और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाती तो यही लोग फ़ख्र से कहते हमारी भतीजी डॉक्टर है। मेरे जेठ जिठानी कहते हमारी भतीजी ने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया, और मेरे ससुर भी फ़ख्र से कहते कि माशाल्लाह हमारी पोती डॉक्टर है। जब कभी हम तालीम के खर्चे और लोगों की बातों से थक जाते तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करके दिल को तसल्ली देते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। आखिरकार हमारी दुआएं कबूल हुई और हमारी बेटी का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। उस दिन हमने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। अब उसकी तालीम के 3 साल और बाकी थे, जिसके बाद हमारी बेटी डॉक्टर बन जाती। लेकिन एक मसला ये था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था और हम रोज़ाना बसों और रक्शों का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ी परेशानी थी। बहुत सोच विचार और साथजा के मशवरे के बाद ये तय पाया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर 2 हफ्ते बाद घर आया करेगी। इस तरह आने जाने का मसला भी हल होगा और बेटी तालीम पर पूरी तवज्जो भी देने लगी। हमारी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी और हर 2 हफ्ते बाद घर आती, इतवार हमारे साथ गुजारती और सोमवार को वापस चली जाती। इस तरह उसका 1 साल खैरियत से गुजर गया। जब वो हॉस्टल से छुट्टी पर आने लगी तो उसने एक अजीब आदत बना ली। वो हर बार मुझसे कहती, अम्मा बाजार से थोड़ी सी फटकड़ी ला दो। जब मैं पूछती कि फटकड़ी का क्या करना है तो वो कहती कि टीचर ने फटकड़ी पर एक तजर्बा करने को कहा है, मैं उसे कॉलेज लेकर जमा करवाऊंगी। मैं मान जाती और ला देती। 4 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। जब 5वें महीने मुझे शक होने लगा कि ऐसा कौन सा तजर्बा है जो हर बार गलत हो जाता है, मगर ये सोचकर खामोश हो जाती कि मैं तो सिर्फ 5 जमातें पढ़ी हूँ, मुझे मेडिकल की पढ़ाई का क्या इल्म। जब इस बार उसने फिर फटकड़ी मंगवाई तो मैंने पूछ लिया। उसने घबरा कर फिर खुद को संभालते हुए कहा कि जब तक तजर्बा दुरुस्त ना हो उस्ताद यही काम देते रहते हैं। इस लंबे जवाब से मेरा दिल मुतमईन हो गया और मैंने खुशी खुशी फटकड़ी ला दी। एक रात रहने के बाद वो वापस हॉस्टल चली गई। उसके जाने के बाद जब मैंने उसके कमरे की सफाई की तो वहाँ एक चीज़ देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर अंधा भरोसा था, मगर अब वो भरोसा टूटने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या छुपा रही है और क्यों मेरा दिल वहम में मुब्तला हो गया। मैंने वो चीज़ उठाई और सच जानने का फैसला किया। मैंने चादर ली और मेन रोड की तरफ चल दी। वहाँ एक चौधरी साहब का घर था जिनकी बेटी भी मेरी बेटी के साथ इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, मगर वो हॉस्टल में नहीं रहती थी। उसके वालिद रोज़ाना गाड़ी में लाते ले जाते थे। मैं उनके घर गई, उनकी बेटी ने मुझे पहचान लिया। मैंने उससे सारी बात बताई और वो चीज़ भी दिखाई जो मुझे मिली थी। वो परेशान हो गई और मुझे तसल्ली दी कि वो कॉलेज में मेरी बेटी पर नज़र रखेगी। मैंने उसे फटकड़ी वाले मामले के बारे में भी बताया तो वो कहने लगी कि ऐसा कोई तजर्बा इन्हें नहीं दिए जाते। इस बात ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया और मेरी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि अगर मेरी बेटी पढ़ाई के अलावा किसी गलत रास्ते पर थी तो उसके असरात हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी गैर हालत देखकर चौधरी साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी
और कहा कि आप फिक्र ना करें, वो ज़रूर असल बात मालूम कर लेगी, अगर कोई गलत बात हुई तो मेरी बेटी को बचाने की भी कोशिश करेगी। उसने मुझसे कहा था कि वो चीज़ वहीं वापस बेटी के कमरे में रख दूँ जहाँ से वो मुझे मिली थी, ताकि मेरी बेटी को किसी किस्म का शक ना हो। मैंने ऐसे ही किया और घर आकर अब दिन रात मेरा एक ही काम था, बस अपने रब से खैर की दुआएं मांगना। उसके साथ साथ मुझे बहुत बेचैनी से 15 दिन गुजरने का इंतज़ार था कि कब हॉस्टल से उसे छुट्टी होती और मेरी बेटी घर आती, ताकि मुझे कुछ ना कुछ मामले की खबर हो। खुदा खुदा करके वक्त गुजरा और जुमा की शाम मेरी बेटी 2 दिन की छुट्टी पर घर आई। मैंने अपनी बेटी का सर से पाँव तक तफसीली जायज़ा लिया, लेकिन मुझे इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। वो बिल्कुल पहले जैसी थी, उसका रवैया भी बिल्कुल वैसे ही था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे मज़ीद वहम में डालता। लेकिन मैं भी क्या करती, जब से बेटी के कमरे से वो चीज़ मिली थी मेरे दिल में शक का ववाल आ गया था। बेटी ने हस्बे मामूल फिर ये कहकर फटकड़ी मंगवाई कि उसे कोई तजर्बा करना है। मैंने भी कुछ जाहिर किए बगैर उसे फटकड़ी ला कर दे दी और ख़ुद खामोशी से चौधरी साहब की बेटी का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसने कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आएगी तो वो मेरे घर आएगी और उस दौरान जो कुछ उसे मालूम हुआ होगा वो मुझे बताएगी। इतवार के दिन तकरीबन 2 बजे थे। चौधरी साहब की बेटी हमारे घर आई। मेरी बेटी सो रही थी। उसने मुझसे कहा, बेटी को जगाने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश नहीं की थी, फिर वो इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी। मैं हैरान परेशान सोच में गुम थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी थी वो दुनिया में बदनामी और जिल्लत का बायस था। उसमें आखिरत की 100% बर्बादी थी। मैं वहीं सर पकड़ कर बैठ गई। मुझे इस तरह परेशान देखकर उस बच्ची ने मुझे तसल्ली दी और मेरे कान में कहा, आंटी आप इस तरह परेशान ना हो, बल्कि इस मसले का हल सोचें और ऐसा करें कि एक रात चुपके से अपनी बेटी के कमरे में सोएं और देखें कि वो रात को क्या करती है। इस तरह आपको हकीकत को अपनी आंखों से देख लेंगी और ये भी बेहतर समझ सकेंगी कि इस मसले से अपनी बेटी को किस तरह निकालना है। मैंने चौधरी साहब की बेटी की बात मान ली और चूंकि इस शाम मेरी बेटी को हॉस्टल वापस जाना था, इसलिए मुझे फिर से 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ा और मैं इंतज़ार करने लगी। अगले 15 दिन बाद जब मेरी बेटी घर आई तो उस रात मैं चुपके से बेटी के कमरे में चली गई और अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई। मैं जो पिछले कई दिनों से दुआएं कर रही थी कि जो कुछ भी चौधरी साहब की बेटी ने बताया हो वो झूठ हो, वो कबूल ना हुई और जानलेवा सच्चाई मेरी आंखों के सामने साबित हो गई। मैंने वो रात बहुत तकलीफ में गुजारी। जो चौधरी साहब की बेटी ने कहा था मुझे कोई ना कोई हल मिल जाएगा, ऐसा कुछ ना हो। उल्टा मेरी बेटी की अक्ल और समझ भी जाती रही। लेकिन ये बात गनीमत थी कि अभी मेरे शौहर के सारे मामले का इल्म नहीं था। एक बात तो मैं जान चुकी थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती, लेकिन जिस दलदल में वो गिरती जा रही थी शायद वो खुद से निकल नहीं सकती थी। मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने शौहर से ये मामला फ़िलहाल पोशीदा रखूँगी और चौधरी साहब की बेटी से दरख्वास्त करूँगी कि जिस तरह उसने मुझे सच से आगाह किया, इसी तरह वो मेरी बेटी को इस दलदल से निकालने में भी मेरी मदद करे। अगले दिन मैं दोबारा चौधरी साहब के घर गई और रोते हुए उनकी बेटी से इल्तिजा की वो मेरी बेटी की मदद करे ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूँ। वो समझदार लड़की थी और जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी थी, अगर उसे वहाँ से ना निकाला गया तो उसकी जान भी जा सकती है और कई लड़कियाँ इस दलदल में फंस चुकी थी और ये मुमकिन ना था कि अकेले इस मसले का हल किया जा सके। इसके लिए हमें किसी बासर समझदार इंसान की मदद दरकार थी और हमारे सामने इस वक्त चौधरी साहब के सिवा कोई और नहीं था। मैंने और उनकी बेटी ने उनसे बात करने का फैसला किया और जाकर इन्हें पूरे मामले से आगाह किया। चौधरी साहब सुनते ही तौबा अस्तगफुरुल्लाह करने लगे, कानों को हाथ लगाकर अफसोस का इजहार किया। मुझे डर था कि कहीं वो मदद से इनकार ना कर दे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में रहम डाला और वो मदद के लिए तैयार हो गए। मामला नहायत हसास था और कई घरों की इज्जत इससे जुड़ी हुई थी, इसलिए उसका हल खामोशी से निकालना था। चौधरी साहब ने अपने असर और उसको इस्तेमाल करते हुए अपने जानने वाले एक पुलिस अफसर को फ़ोन किया और सारी बात बताई। जाती तौर पर तहकीक की, पुराने तल्लुकात का लिहाज रखते हुए अफसर ने बात मान ली और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मामले को मुकम्मल तहकीकात कराई, जिसके नतीजे में ऐसे इंकशाफात सामने आए कि दिल कांप उठा। चौधरी साहब ने अपनी बेटी को भी इससे कॉलेज से निकलवा कर दूसरी जगह दाखिल करवा दिया। वो इमारत वो कॉलेज इस काबिल न था कि बेटियों को वहाँ पर भेजा जा सके। पुलिस ने मुकम्मल केस तैयार किया ताकि कोई मुजरम बच ना सके जो कौम की नौजवान नस्ल की गुमराही की तरफ ले जाए, इनके लिए कोई राहत ना हो। मेरी बेटी भी कॉलेज से वापस आ गई थी। मैंने उसे मॉल से निकाली और चूंकि ये बात ज़्यादा देर छुप नहीं सकती थी,
थी, इसलिए मैंने अपने शोहर को बेटी के घर आने के दूसरे दिन ही सब कुछ बता दी, जिससे उनका मेरा शोहर सदमे से कुछ देर बोल ना सका और होश में आते हुए गुस्से में बेटी को मारने लगा। वो पहले ही मनशियात के इस्तेमाल से कमज़ोर हो चुकी थी, मार बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। मेरा शोहर इतने गुस्से में था कि माफ़ करने को तैयार न था। जब मैंने कहा कि बेटी की हालत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल ले चले, तो मुझ पर भी बरस पड़ा, मगर औलाद औलाद ही होती है। ज़्यादा देर पत्थर ना रख सका और हम बेटी को इलाज के लिए शहर ले आए, जहाँ एक बार फिर चौधरी साहब ने अखलाकी मदद के साथ माली मदद भी की। आस्ता आस्ता मेरी बेटी ठीक होने लगी। वो हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर माफ़ी मांगती थी, मगर हम माँ बाप थे, हमने उसे पहले ही माफ़ कर दिया था। मगर उसका क्या फ़ायदा, मुस्तकबिल तो तबाह हो चुका था, हमारा ख्वाब चिकना चूर हो गया। हमारी बेटी अब डॉक्टर नहीं बन सकती थी, हमारे पास मज़ीद पढ़ाने के लिए पैसे भी ना थे और ना ही पहले जैसा हौसला रहा। असल हकीकत ये थी कि जब मैंने उसके कमरे की सफाई की थी तो मुझे कुछ पुड़ियाँ मिली थी। मैंने कभी अपनी बेटी को ये चीज़ ला कर नहीं दी थी। खोल कर देखने पर वो मनशियात की पुड़ियाँ निकली जिनमें फटकड़ी मिली हुई थी। मैंने यही बात दिल को तसल्ली के लिए चौधरी साहब की बेटी से पूछी, तो उसने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई में ना मनशियात की ज़रूरत होती है, ना ही फटकड़ी की। बाद में उसने तहकीक करके बताया कि कॉलेज की इंतज़ामिया अपने नीचे चलने वाले मनशियात के धंधे से बेखबर थी। अफसोस की बात तो ये थी कि हॉस्टल के वार्डन, कुछ उस्ताद और चौकीदार भी इसमें शामिल थे और तालबात को नशे की लत लगाते और फिर इन्हें ब्लैकमेल करके जिस्म फरोशी पर मजबूर करते। मेरी बेटी भी उनके जाल में फंस गई। इब्तदा में इनकार किया, मगर बाद में नशे की आदी हो गई। वो नशे के बगैर नहीं रह सकती थी और अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रही। बहुत सी मेडिकल की तालबात इसका शिकार हो चुकी थी। इनके मासूमियत, वालिदैन की कुर्बानियाँ सब कुछ भुला दी गई थी। मेरी बेटी में इतनी इंसानी तो बाकी थी कि वो हमें सीधा सच नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मनशियात की पुड़ियों में फटकड़ी मिलाकर इस्तेमाल करती, ताकि ना घर में पकड़ी जाए ना कॉलेज में। इसीलिए वो मुझसे तजर्बे का बहाना बनाकर फटकड़ी मंगवाती थी। जिस रात में उसके कमरे में सोई, वो यही सब कर रही थी। उस दिन वो एक पुड़िया घर पर भूल गई और यूँ सारी हकीकत सामने आ गई। मगर अफसोस ये सब तब हुआ जब पानी सर से ऊपर जा चुका था। अब वो नशा छोड़ चुकी थी, मगर डॉक्टर नहीं मान सके और मोहल्लेदार आज भी हमें ताने देते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी लापरवाही इंसान को ज़िंदगी की किस मोड़ पर ला खड़ी करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।